Hello students. Yesterday we had seen about development of resources and why resource planning is important. Today we'll be discussing about resource planning in India and as well as land utilization in India. तो कल हमने देखा था कि ये जितना भी रिसोर्स होता है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. ऑल द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज़ वाई हमें नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे, रीजनल और लोकल लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है. रिसोर्स प्लानिंग देयर आर टोटली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कहाँ कहाँ पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पहले हम लोग सर्वे करेंगे, पता करेंगे कि कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है और किस क्वालिटी में अवेलेबल है. बिकॉज सर्टेन रिसोर्सेज जैसे कोल हुआ, देर आर वेरियस qualities of coal available, for example anthracite, bituminous, lignite and peat. So that is why it is important to also determine what is the quality of resource available, and then we have to map all these things. That is the first step. Second step में हम लोग एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे ये पता लगाया जाता है कि इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए, एंड व्हाट आर ऑल द लेबर स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड in order to extract these resources. So this is the second step. And in the third step, what you have to do is the planning that you have done at the local level, you should match it with the plan that has been prepared at the national level. For example, national level पे हो सकता है कि प्लान किया गया हो कि रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे आपको सोलर पावर हुआ या विंड एनर्जी हुआ या हाइड्रो एनर्जी हुआ, इसको डेवलप करने के लिए प्लान किया गया हो या इसको प्रमोट करने के लिए प्लान किया गया हो, तो हमें लोकल लेवल पे भी उसी हिसाब से ऐसे ही रिसोर्स को प्रमोट करना चाहिए. नाउ ऑल दीज 3 प्रोसेसेस दैट हैज बीन फॉलोड सिंस द वेरी बिगिनिंग, मतलब जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, हम लोग को जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तब से ही ये सब सारे स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, one of the most important point that you need to understand is if a particular region is endowed with rich mineral resources, it doesn't mean that it will be developed. Okay? Why? Because in order to extract the resources and make it useful, you need to have proper technological advancements and infrastructure facilities. तो इंडिया में भी देख लीजिए, जो भी मिनरल रिच एरिया है जैसे उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, all these regions, even though they are rich in mineral resources, still they are economically backward when compared to so many other states जहाँ पे इतने सारे mineral resources available नहीं हैं. अगर हम modern history में भी देखते हैं तो जो ब्रिटेन है, it was a very small nation, but still it was able to colonize so many big nations around the world. उसका मेन कारण यही था कि they were technologically advanced. जितने भी कॉलोनीज थे वहाँ पे काफ़ी रिच रिसोर्सेज अवेलेबल थे, एंड ब्रिटेन वॉज एबल टू मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज हाउ दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज. दैट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स. नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट. बट अगर हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली अगर हम उसको यूज़ करते हैं, देन इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट ऑल्सो लीड्स टू अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम लोग कल देखे थे इन द लास्ट क्लास. तो रिसोर्स को कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है, एंड ऑन दिस बेसिस गांधी जी हैड हिज ओन फिलॉसफी. What he said was, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. यानी कि जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस काफ़ी हैं, लेकिन मनुष्य का जो लोभ है उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस नहीं हैं. तो अभी जो ये रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द पीपल, एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज. He was also against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Now, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, we have cooperative societies. For example, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु में cooperative societies जो हैं, especially sugar cane का, they are very successful. वहाँ पे क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं, the people are involved in the production of the products,
और उसका जो प्रॉफिट हो या लॉस हो दैट इज बेसिकली शेयर्ड बाय द पीपल. सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि जो भी बेनिफिट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, रादर देन कि एक पर्टिकुलर आदमी वो जितना भी प्रोडक्शन है उसको ओन करे और प्रॉफिट अपने पास रखे. सो ही ऑलवेज एम्फसाइज दैट it should be production by the masses rather than production for the masses. Now, in your book, they have given certain timelines, and that is very important from the point of view of examination because they are asked for 1 mark question analysis. Now, resource conservation. This idea was first advocated in 1968 at the international level by the Club of Rome. उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलोसफी जो हम लोग देखे हैं, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय शूमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. तो पूछा जाए गांधीयन फिलोसफी किस बुक में पब्लिश किया गया था, देन द आंसर शुड बी स्मॉल इज ब्यूटीफुल. देन अगेन इन 1987 जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट था, दैट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है, इट वॉज फर्दर अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन अ बुक कॉल्ड आवर कॉमन future. So all these things needs to be by hearted so that you remember during your examination. Next is land resources. Now there are various resources, पर उन सभी resources में से सबसे ज़्यादा important जो है that is your land resource. Land is the natural resource of utmost importance. Why? Because it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. उसके अलावा ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ऑल दीज आर अवेल्ड फ्रॉम द लैंड. फॉर एग्जाम्पल, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, बनाने का जो मटेरियल है वेदर इट इज सीमेंट और ब्रिक्स, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड. नाउ फॉर क्लोथिंग द कॉटन इज ग्रोन इन द लैंड. आपका जो खाना है, जो फूड क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑल दीज आर ग्रोन ऑन लैंड. लेकिन ये जो लैंड रिसोर्स जो है, ये फाइनाइट रिसोर्स है या फाइनाइट असेट है. यू डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक आवर कंट्री हैज अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, और ये इतना जो लैंड एरिया है, इट इज एंडोड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे देश में प्लेन्स है, प्लेन लैंड है, देन यू हैव प्लेट्यू, देन यू हैव माउंटेन. ये अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स अवेलेबल हैं. सो इफ यू सी इन योर बुक, वी हैव अराउंड 43% of plain land, we have around 30% of mountain, and the rest 27% of area is covered by the plateaus. इन सभी का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो प्लेन लैंड है वहीं पे मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है और इंडस्ट्रियल सेटअप भी होता है. और जो माउंटेन्स है वहाँ से हमें पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर मिलता है. जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, you have your Yamuna, then Indus River, all these originate from the mountain. Even in the peninsular India, जितने भी major rivers हैं, they originate from the mountains, either mostly from the Western Ghats. And mountains also help in tourism and other ecological aspects. बाकी का जो 27% एरिया है which comes under the plateau region, वहाँ पे rich reserves हैं, minerals का, fossil fuels का, forest का. So these places what we had talked about, जैसे हम जब उड़ीसा के बारे में बात किए, या we talked about छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. So all these regions you have a lot of plateaus and they are filled with minerals. So now we have seen कि इंडिया के पास land resource कितना है, that is limited. We have also seen that we have various relief features और उसका importance क्या है. Now we need to see कि ये लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे हम लोग अपने देश में यूटिलाइज कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले देर आर सर्टेन geographical terms that you need to understand so that you can follow up the pie chart that comes ahead. So let's see here. जो आपके NCERT बुक में पेज नंबर 5 में दिया है, the same thing I have put it on the table, but I have put it in a different order so that you can understand it in a much better way. First is सोन एरिया, जहाँ पे हम कल्टीवेट करते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैरी आउट किया जाता है फील्ड पे, जहाँ पे सोइंग और हार्वेस्टिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सोन एरिया. नाउ देयर आर टू डेफिनेशंस इन दिस, वन इज नेट सोन एरिया एंड द ग्रॉस क्रॉप एरिया. तो स्क्रीन पर जो डायग्राम है ये देखिए. सो इमेजिन आई हैव 1 acre ऑफ लैंड, आई हैव 1 acre ऑफ लैंड,
और हम वन agriculture year is different from your calendar year. Okay, that is not the same. One agriculture year consists of your sowing and harvesting. Then again when you come for sowing, that completes your one agriculture year. Now, तो एक agriculture year में अगर हम 1 एकड़ जमीन पे, ठीक है, एक बार हम सोइंग का काम करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि वी ग्रो क्रॉप जस्ट वंस, तो नेट सोन एरिया होता है 1 एकड़ एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है 1 एकड़। नाउ इमेजिन ऑन द सेम लैंड हम एक एग्रीकल्चर ईयर में 2 क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। इन वन एग्रीकल्चर ईयर आई एम ग्रोइंग 2 क्रॉप, सी हियर, सी इन द डायग्राम। सो फर्स्ट आई एम ग्रोइंग दिस क्रॉप, सोइंग, हार्वेस्टिंग, उसके बाद अगेन आई एम सोइंग दिस क्रॉप एंड अगेन हार्वेस्टिंग। तो एक एग्रीकल्चर ईयर में वहां पे 2 बार क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, नेट सोन एरिया विल रिमेन द सेम, दैट इज 1 एकड़, बट द ग्रॉस क्रॉप एरिया विल इंक्रीज टू 2 एकर्स। सो इन द सिमिलर वे अगर हम 3 बार करेंगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया 3 हो जाएगा और नेट सोन एरिया 1 एकड़ रहेगा। सो द नेट सोन एरिया बेसिकली रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू आर ग्रोइंग द क्रॉप्स इन वन एग्रीकल्चर ईयर। नेक्स्ट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड वो होता है जहां पे पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो इसमें पहला टाइप है करंट फैलो। करंट फैलो मींस लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 या 1 साल से कम समय के लिए हमने वहां पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं किया है, दैट इज करंट फैलो। नेक्स्ट इज अदर देन करंट फैलो, यानी कि करंट फैलो के अलावा, इन दैट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 से 5 साल तक वहां पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए अदर अनकल्टिवेबल लैंड में यू हैव कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहां पे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि 5 साल से ज्यादा हो गया है वहां पे कोई कल्टीवेशन किए हुए। सो करंट फैलो इज लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, other than current fallow is 1 to 5 agriculture year and culturable wasteland is more than 5 agriculture year. Then उसके बाद land under miscellaneous tree crops, यानी कि ऐसे crops which are not included in the net zone area, मतलब tree plantations हो गया। Then permanent pastures and grazing land. Now India's population is increasing, you need to feed them with milk and other products. तो ये कहाँ से मिलता है, cattle से मिलता है, sheep हो गया, goat हो गया, cow हो गया, तो इनके लिए pasture और grazing का land चाहिए। Then land not available for cultivation, आप यूज नहीं कर सकते हैं, why? Because it is put to non agriculture use, जैसे आपने बिल्डिंग बना लिया है, रोड्स बना लिया है और फैक्ट्रीज बना लिया है। और उसके अलावा ऐसे लैंड जो बैरन और वेस्ट लैंड है जिनको हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, either they are arid, they are desert, semi arid, some reason or the other. इसके अलावा the last one is forest land, the land which is covered under the forest area. So this is how land utilization done in an area. So in the next class we will be seeing land use pattern कि हम कहाँ पे कितना percentage area हम कैसे use कर रहे हैं and throughout the years how it has changed. So if you have any queries kindly post it on the comment.